हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरा नाम विशाल भारत है और थैंक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारा 9th क्लास चल रहा है यहाँ पर, 9th क्लास चैप्टर 1 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और आज हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली है हमारी 1.2, जिसके हम क्वेश्चन 1, 2, 3 कराएंगे। वह इसके हम क्या कराएंगे, जो हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं वो कराएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, हमने ये हमारा लेक्चर 4 है, आज लेक्चर 4 है हमारा। ठीक, उससे पहले हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करा दिया है। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन साइड में देखना, यहाँ पर आई बटन आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर आई आ रहा होगा लिखा हुआ, और उसमें लेक्चर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, इस आई बटन पर क्लिक करें और हमारे लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जरूर देखें। उससे पहले अगर आप लेक्चर 1 और 2 भी नहीं देखना चाहते तो लेक्चर 3 जरूर देखें, क्योंकि हमने लेक्चर 3 में इसकी कंप्लीट थ्योरी कराई है। 1.2 की हमने कंप्लीट थ्योरी कराई है, तब जाके हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आपको जीरो से बेसिक से कराऊंगा, नहीं, मैं अच्छे से आपको बेसिक से कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप करते जाएं और साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो बहुत महान पुरुष रहे हैं और हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो फ्रेंड्स इनका कहने का मतलब है, पहले लाइफ में अपना एक गोल होना चाहिए, जिंदगी में अपना एक गोल होना चाहिए, और उसे पूरा करने के लिए उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक वो हम लक्ष्य अपना हासिल ना कर ले। जैसे हम पूरी जिंदगी में एक अपना गोल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हमें दिन में भी अपना एक गोल क्रिएट करना होता है कि फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या मतलब एक डेली रूटीन होता है, उसे अपना पूरा करना ही करना चाहिए किसी भी हाल में। जैसे मेरा एक रूटीन है कि मैं अपना पढ़ाई करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये रूटीन है मेरा। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, हमारा लेक्चर 3 है, ये लेक्चर 4, और यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक करें, साइड में आई बटन आ रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक करें और अपना लेक्चर जो 1, 2 है वो देखें। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे, इसकी पूरी प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। ठीक है। उससे पहले हमने आपको क्या क्या बताया था, यहाँ पर देखिए, हमने बताया था कि जो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या हमारा कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है, हमारी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, और 1.2 है, हम 1.2 आज कंप्लीट कर देंगे। इसकी हम क्या है, थ्योरी हमने पढ़ ली है लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में जिसने जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो जाए और लेक्चर 3 में इसकी कंप्लीट थ्योरी करके आए, और फिर अपने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लगाए अच्छे से। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो मेरे पर और मेरे साथ बने रहो। ठीक है। तो चलिए, इसमें हमारी 1.3 है, ये 1.3 1.2 में क्या कहा गया है, इसमें मैंने आपको लेक्चर 1 में ये सारी चीजें बताई हुई है, सारी चीजें बिल्कुल जीरो से बताया था लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में मैंने आपको बिल्कुल जीरो से बताया था इसके बारे में। ठीक है। जो इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो इसमें प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में मैंने आपको थियोरटिकल प्रॉपर कंप्लीट कराया था। तो आपको क्या करना है, लेक्चर 3 देख आना है, तब जाकर लेक्चर 2 ये 4 है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो मैं अपने साइड से पूरी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है। तो इसमें लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 मतलब क्वेश्चन 1, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन 1 का लेक्चर लेक्चर बोला, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है कि हमें एक कथन दिया गया है, इसमें सत्य और असत्य बताना है, यानी कि सच और झूठ, और इसका कारण भी बताना है, इसका कारण क्या है। ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों है।
तो इसमें हमारा पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 मतलब क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से इसे पढ़िए, देखिए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक कहा है इसने, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि हमें अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं बता देता हूं आपको फिर भी थोड़ा सा, कि जिस संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने इसकी दोनों डेफिनेशंस बताई थी, ठीक है। यहाँ पर जो डेफिनेशंस है वो P अपॉन Q वाली चल रही है। मैंने दोनों डेफिनेशंस बताई थी लेक्चर 3 में, ठीक है, अपरिमेय की। तो इसने कहा है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें हमें बताना है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, हमने बताया था आपको कि जो हमारी वास्तविक संख्या का समूह होता है वो कैसे कैसे बनता है, कैसे बनता है वो, परिमेय से और अपरिमेय से। जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी उनका समूह, और जो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं उनका समूह, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। तो इसने हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक बार और समझिए। इसमें इसने कहा है कि सभी यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो आपको आंसर देना है कि अपरिमेय संख्याएं यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें आंसर क्या देंगे हम, यस, इसका हल होगा, फर्स्ट आंसर होगा इसका सत्य, सत्य, सत्य होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सत्य, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सत्य। हाँ, क्योंकि इसका रीजन दो, क्योंकि क्योंकि सभी क्योंकि सभी अपरिमेय क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याओं 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 और परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं के समूह को, सम्मिलित समूह को, यानी कि जो हम लेते हैं सम्मिलित समूह को क्या बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं हम, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा, ठीक, कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है वे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, उसके अंदर आती है, ठीक है। समझ आया फ्रेंड्स, समझ आया, हो गया क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 ट्राई करो। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 2 में कहा गया है, क्वेश्चन 1 हमारा हो गया, क्वेश्चन 2 ट्राई करो। इसमें कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √2 के रूप का होता है, जहां m क्या होगा, √2 नहीं √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है, जहां m प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है फ्रेंड्स आपको, इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है।
इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। जिससे हम एक ही स्लाइड पर ये चीजें आराम से कर पाए। ठीक है, एक ही पेज पर, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, 100 तो हो रहा होगा ना? ज्यादा छोटा होगा क्या? ज्यादा छोटा होगा क्या? अब तो सही है ना? अब तो ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ कि एक ही स्लाइड पे करवा दूँ ये चीज, स्लाइड दूसरी ना लेनी पड़े मुझे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √2 के रूप का होता है। तो इसमें हमने बताया था संख्या रेखा के रूप, संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसका पॉइंट नंबर 2 देखो सेकंड। हमने आपको संख्या रेखा के रूप में क्या बताया था, ये हमारी क्या हो गई, ये संख्या रेखा हो गई, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा में हमने बताया था आपको कि अगर संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर कोई भी दो बिंदु है, संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु है, ठीक, संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु होंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। इसे क्या बोल देते हैं, संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा ये हो गया हमारा 0 1 2 और ये 3। ठीक, ये -1 -2 और इस साइड में -3, ऐसे अनंत तक चलता जा रहा है। ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, राइट हैंड साइड। ठीक, और ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये राइट साइड हो गई यानी कि दाया दाया, और ये हो गया हमारा बाई साइड। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसको आपको समझना है। इसमें क्या कहा गया है कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने बताया था कि जो हमारी संख्या रेखा होगी, संख्या रेखा पर जो भी हमारी संख्याएं होंगी वे सभी क्या होती है, वास्तविक वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं किन चीजों से मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्याएं हमारी दो चीज से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये हमारी जो 0 1 2 3 4 ये जो हमारी शो हो रही है, इन्हें क्या बोल देते हैं हम, परिमेय संख्या, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। और ये भी क्या है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक परिमेय सारी हमारी क्या होती है, पूर्णांक प्राकृत और पूर्ण, ये सारी क्या होती है हमारी परिमेय संख्या। एक चीज हमने ये बताई थी आपको लेक्चर 1 में कि जो हमारी दो संख्या होगी, कोई भी दो संख्या होगी, 0 हो गई या 1 हो गई या 2 हो गई या 3 हो गई, इनके बीच में इनके बीच में अनंत में डैश डैश करके दिखा रहा हूं, अनंत, इनके बीच में अनंत रूप से परिमेय संख्या भी मौजूद होती है और अपरिमेय संख्या भी मौजूद होती है। यानी दो संख्याओं के बीच में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भर भर के होती है भाई साहब, भर भर के। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अनंत रूप से भर भर के होती है। दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्या अनंत रूप से होती है। समझ आया? जैसे हमारा क्या है, जैसे ये 2 है, 2 हमारा क्या है, परिमेय है। ठीक, लेकिन अगर हम √2 ले लें, √2 ले लें तो √2 का मान 1.414 होता है, डैश डैश इस प्रकार होता है। तो जो √2 है, अगर हम √2 को देखें तो 1.4 ये यहाँ पे कहीं बैठेगा, √2 यहाँ पर, √2 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार हम √3 ले लें तो 1.73 के टाइप का होगा, डैश डैश इस टाइप में, मतलब एक्यूरेट बता रहा हूं मैं, मतलब थोड़ा सा उसके लगभग इक्वल बता रहा हूँ। √3 की वैल्यू ये होती है कि ये कितनी आती है, 1. ये आ जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा √3 ये हो गया √3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.73, यानी 2 से कम है दोनों संख्याएं। ये हो गई हमारी √2 और ये हो गई हमारी √3। अगर समझ नहीं आ रहा तो जूम कर कर दिखा देता हूँ।
अगर समझ नहीं आगा तो भाई जूम करके दिखा दूंगा, देखो। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, ये √2 हो गया और ये √3 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई ये हमारा क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, तो ये तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय हो और ये परिमेय है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि भाई संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्या मौजूद होती है, कि संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्या मौजूद होती है। वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, वो परिमेय भी हो सकती है और वो अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, समझ आया? वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे, हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसमें क्या कहा गया था, इसने कहा था कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √2, नहीं सॉरी √m, यार मैं हर बार टू टू क्यों बोल रहा हूँ, √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें क्या आंसर देंगे हम, इसके इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड में ही चल रहा है हम इसके, इसका होगा नहीं या असत्य, 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 असत्य। क्यों? क्योंकि क्योंकि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, क्योंकि संख्या रेखा पर परिमेय, परिमेय संख्याएं भी, संख्याएं भी होती है या सम्मिलित होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भाई केवल √2 रूट के टाइप की, √2 के टाइप की संख्या तो होगी होगी, लेकिन उससे अलग क्या होगा, हमारी परिमेय संख्या जो हमारी p/q के रूप वाली संख्या है वे भी होती है। ठीक, तो इसका आंसर इसलिए असत्य होगा। ठीक, इसने कहा था ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √2 के होता है, भाई प्रत्येक नहीं होता, होता है √m के टाइप का, m के टाइप का, n के टाइप का, √m के टाइप का होगा, लेकिन भाई इस पर हमारी परिमेय संख्या भी होती है। ठीक, क्योंकि हमारा ये जो ग्रुप होता है ये वास्तविक संख्या का होता है। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में? अब पॉइंट नंबर, इसका हमारा जो ये है क्वेश्चन 3, इसका पार्ट 3 है। इसने क्या कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो हमारी प्रत्येक वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने क्या बताया था कि जो हमारी वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं वे दो चीज से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो इसने कहा है क्वेश्चन में कि जो प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, नहीं, यानी असत्य। भाई अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या का तेल लेने जाएगी। अगर वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या का तेल लेने के लिए जाएंगी। तो इसमें आंसर देना है नहीं, क्योंकि क्योंकि इसमें आंसर क्या दोगे, क्योंकि क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि सभी, क्योंकि सभी, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय
संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? के संग्रह या समूह को क्या बोलते हैं? हम संग्रह भी बोल देते हैं या समूह भी बोल देते हैं, या समूह भी बोल देते हैं। संग्रह को क्या बोलते हैं? को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ आया ना? समझ आई ना दोनों चीजें? समझ आई ना आपको दोनों चीजें क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये नीचे पता नहीं क्यों भाग गया यार। ये क्वेश्चन जो 1 है ये मैंने आपको करा दिया है। ये जो क्वेश्चन 1 है ये मैंने आपको करा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो भाई थोड़ी कोशिश तुम भी करो यार, मैं तो कर ही रहा हूँ। जो आई बटन आ रहा है इस आई बटन पर क्लिक करो और लेक्चर जो 3 है वहां पर, या प्ले लिस्ट में जाओ इसकी चैनल की, थैंक्स एकेडमी के, उसे ढूंढो और उसे नोट डाउन करो। ठीक है यार, थैंक्स एकेडमी पे मैं सब चीज फ्री कराऊंगा, फ्री 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 कराऊंगा। अपनी लाइफ में कभी भी इस पे पेड प्रमोशन नहीं करूंगा मैं। यूट्यूब पर थैंक्स एकेडमी हमेशा फ्री होगा और इस पे फ्री कंटेंट, फ्री प्रैक्टिस, सब चीज फ्री कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है 2 रुपए के चक्कर में मैं ये वो करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन 2 करते हैं। उससे पहले हमारा क्वेश्चन 2 कहाँ गया? क्वेश्चन 2 ये रहा हमारा। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है? जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है? इसने कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। मैंने तुम्हें फ्रेंड्स मैंने तुम्हें प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ। जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, जो हमारा लेक्चर 1 है, लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में मैंने आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की 2 परिभाषा बताई थी। एक तो पी अपॉन क्यू वाली और एक बताई थी वर्गमूल वाली। एक बार आपको फिर रिपीट करवा देता हूं मैं थोड़ा सा। वैसे स्लाइड इसमें है, वो स्लाइड इसमें है, मैंने पहले ही ले ली थी कि जिस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यार ये कि जिस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जिस संख्या को हम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते, ये देखो यहाँ पर वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते, जिस संख्या को हम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोल देते हैं? हम अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। लेक्चर 3 पे जाइयो, लेक्चर 3 पे तुम्हें सब मिलेगा। ठीक है, लेक्चर 3 में तुम्हें सब मिलेगा। तो जिस संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिस संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में, बार बार याद दिला रहा हूं कि जिस संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये एक बात बनती जहां पी और क्यू पूर्णांक हो गए, ये बात 2 थी कि जिस संख्या को हम उसके वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा वर्गमूल नहीं किया जा सकता, कोई भी संख्या होगी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं किया जा सकता, वो भी हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल किया जा सकता है उसे क्या बोल देते हैं हम? जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल यानी कि पूर्णांक प्राकृत के रूप में, यानी पूर्णांक के रूप में, उसे क्या बोल देते हैं हम? परिमेय संख्या। उसे क्या बोल देते हैं हम? परिमेय संख्या बोल देते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा, इसने कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के
वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो भाई मेरे भाई नहीं, नहीं। अगर इसने कहा कि यदि यदि नहीं तो ऐसा ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए दो एक परिमेय संख्या है। तो एक ऐसी संख्या का नाम बताना जो परिमेय संख्या होगी। तो इसमें होगा नहीं, नहीं। ठीक है, नहीं। इसने बताया नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय होता है? तो इसमें बताना नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या ले जिसका वर्गमूल हो सकता है √4 ले ली या √16 ले ली, ठीक, अगर हम इनका वर्गमूल करें तो +-2 आता है। भाई +-2 आता है, लेकिन मैं मतलब +2 में भी ले सकते हैं इसे, हम -2 में भी ले सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल जैसे ही करोगे तो ये +-2 आएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, +-4 आएगा। ठीक है, +-4 आएगा। ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहे हैं? ये यहाँ पे मैंने प्लस का 2 दिखाया और यहाँ पे माइनस का 2 दिखाया। ये होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, लेकिन मैं तुम्हें फिलहाल अभी इतना बता रहा हूँ कि इसका वर्गमूल होगा तो वो क्या होगी, वो हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? हमारी परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। मैंने 2 उदाहरण बता दिए तुम्हें ये। ठीक है, अब तुम लिख सकते हो अपना आराम से। ठीक है, उससे उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा। अब ये क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 है हमारा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि हमारा एक होता है, अगर एक होता है हमारा, इस नोट करके लिख लियो इसे, नोट, नोट, ये है नोट। एक ये नोट है। एक नोट में क्या कहा गया है, हमारा एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसे इंग्लिश में थ्योरम भी बोल देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक, हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है इस प्रकार का, ये इस चैप्टर का, ये कभी तुमने ये सोचो ये कौन सा चैप्टर का है। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी और ये सी, ठीक, इसकी एक भुजा होगी, मान लो एक भुजा हो गई हमारी कितनी, 3 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, एक हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज। ठीक है, इसमें लगता है ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम देख लो पहले होती क्या है। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो होती क्या है, देख लो इसे। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये होती है कर्ण, कर्ण का वर्ग होता है बराबर आधार का वर्ग, आधार इसका वर्ग कर दो और प्लस लंब का वर्ग कर दो। ठीक है, ये होगी हमारी, ये क्या होगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, ये होगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसे समझो थोड़ा सा। मैं कुछ टाइम के लिए ये मिटा देता हूँ, कुछ समय के लिए मैं ये मिटा देता हूँ नंबर जो मैंने लिखे थे। ठीक, इसका यूज कहाँ होगा इसे समझना।
ये पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारी, ये एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है जिसमें तीन भुजा से घिरी आकृति हमारी क्या होती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजा होगी, इन्हें भुजा बोलते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक, ये तीन भुजा से जो घिरी हुई आकृति है इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। कक्षा 8 में तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीन भुजा से घिरी आकृति हमारी क्या होगी, त्रिभुज। अब इसमें ये हमेशा क्या होगा, ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगेगी। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ये जो हमारा त्रिभुज है ये त्रिभुज तो है, ये हमारा त्रिभुज तो है, लेकिन ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। तो जो ये है हमारी समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है, जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब जो सीधा एंगल होता है, जैसे जैसे ये यहाँ पे ये डिजिटल तुम्हारा फोन का कैमरा होगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री का दिखाई दे रहा होगा, ठीक। इस कोने में जाओ, इस कोने में यहाँ पे एक सीधा जो ये एंगल बनना है 90 डिग्री का बनना है। इस कोने में जाओ, इस कोने में ये बनना होगा, यहाँ पे ये सीधा 90 डिग्री का बनना होगा, ठीक। इस कोने में जाओ, ये सीधा यहाँ पे 90 डिग्री का बनना होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो सीधी रेखा होगी एक दूसरे के ऊपर, अगर सीधी रेखा ऐसे है तो वे क्या होगी हमारी, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला कोण, ये जो इस भुजा से और इस भुजा से, या ऐसे देख लो, ये जो ये वाली भुजा होगी, ये वाली और ये वाली भुजा जो बीच में कोण बना रही है ना, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्या होगा ये, 90 डिग्री का। या एक किताब होगी हमारे पास, एक किताब होगी, इस किताब के ऊपर अगर हम ऐसे पेन रख दें तो जो पेन रखा हुआ है ना, ये क्या होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये ऐसे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। भाई तुम जिस कमरे में तुम रह रहे हो ना, जिसमें कोने होंगे, वे आपस में जो कोने होंगे, साइड में कोने, ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के, समकोण जो त्रिभुज होगा, जो उसके ठीक सामने वाली भुजा होगी, समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, उसे बोल देते हैं हम कर्ण। उसे क्या बोल देते हैं, कर्ण, ठीक है। पता लग गया, कर्ण, कर्ण नहीं महाभारत वाला कर्ण नहीं, कर्ण, ठीक। हाइपोटेनियस, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये जो हो गया, अगर हम इस कोण बी बी से खड़े होकर देखो, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम, ठीक है। अगर हम यहाँ बी बी से खड़े हैं, बी पे खड़े हैं, तो अगर इस यहाँ से खड़े होके देखें तो जो ये वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। ये वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, ठीक। ये भुजा क्या कहलाती है, लंब, ठीक है। और जो हमारा बचा हुआ है वो क्या कहलाता है, आधार, ठीक। लंब और आधार हम इस पे डिपेंड करते हैं कि हम खड़े होकर कहाँ से देख रहे हैं। अगर यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो इस सामने का कोण जो होगा, बी के सामने का कोण, भुजा जो होगी वो लंब कहलाती है हमारी, और जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, आधार कहलाता है। तो समझ में आ गया। तो कर्ण, आधार और लंब, ठीक है। कर्ण मैं बता देता हूँ, कर्ण इसमें क्या होगा, कर्ण, कर्ण क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इतनी है जो ये यहाँ से लिखी गई है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये क्या है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, इसमें कर्ण होगा हमारा ए बी, कर्ण क्या होगा इसमें, ए बी, ठीक। और लंब क्या होगा इसमें, लंब, लंब क्या होगा इसमें, ए सी। और आधार क्या होगा हमारा, बी सी। आधार क्या होगा हमारा, आधार क्या होगा, बी सी, ठीक है। ये पता लग गया तुम्हारा, तुम्हें पता लग गया कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है।
अब तुम सोच रहे होगी कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है जो, या क्यों लिखवा दी, इसका काम क्या है? देखो, इसका काम यह है कि इसका काम यह है, यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे बता देता हूँ। इसका काम यह है, या अगली स्लाइड पे बता दूं? चलो अगली स्लाइड पे बता देता हूँ। अगली स्लाइड ये रही, ठीक है। इसका काम यह है कि अगर हमें कोई त्रिभुज दे दिया, अगर हमें कोई त्रिभुज दे दिया इस टाइप का, ठीक है, कोई हमें त्रिभुज दे दिया, इस टाइप का त्रिभुज दे दिया हमें कोई भी, ठीक यार, सही नहीं बन रहा, अब बना से, ठीक, ये त्रिभुज हो गया हमारा, ये त्रिभुज हो गया, ठीक। ये हमें इस टाइप का त्रिभुज दे दिया, तो इस त्रिभुज में एक भुजा दे दी हमें 3 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दी हमें 4 सेंटीमीटर, और एक भुजा बोल दिया कि दूसरी भुजा कि भाई ये तीसरी भुजा निकाल निकाल के दिखाओ, तो त्रिभुज हो गया हमारा एबीसी, ठीक। ये तीसरी भुजा निकाल के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल्स में तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन इसका यूज होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें इस त्रिभुज में, त्रिभुज जो हमारा है त्रिभुज होगा, त्रिभुज का साइन ऐसे बना देते हैं, त्रिभुज का साइन ऐसे बना देंगे हम। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, मैंने तुम्हें अभी लिखवाई थी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग। तो हमारा कर्ण क्या है इसमें, कर्ण मैंने बताया था एक कोण 90 डिग्री का होगा इसमें, तो देखो यहाँ से ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ठीक। बी को, बी से देखो ये हमारा लंब हो गया, ये लंब, और ये सामने वाली भुजा, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये हमारा आधार। तो कर्ण कितना होगा इसमें, कर्ण कर्ण कितना होगा इसमें, ये होगा ए बी, इसका स्क्वायर कर दो, वर्ग बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, स्क्वायर 2 बार किसी चीज को लिखना, 2 बार गुना करना, तो वर्ग होगा। बीसी क्या होगा हमारा, बीसी आधार होगा, इसका वर्ग कर दो, लंब क्या होगा, लंब होगा एसी, इसका वर्ग कर दो, ठीक है। अब इसमें इनकी संख्या पुट कर दो, ये संख्या हमें निकालनी है, तो इसकी संख्या ए बी हमें निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, तो इसको ए बी को ऐसे ही रखो, ए बी को ऐसे ही रखो, आधार कितना है 4, इसका वर्ग कर दो, लंब कितना है 3, इसका वर्ग कर दो, ए बी बराबर कितना, इसका होल स्क्वायर। हमने बताया था कि किसी संख्या का वर्ग होता है 4 गुना 4, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16, और 3 तिये 9, 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर होगा 3 तिये 9, 9, इन दोनों को जोड़ो, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, ए बी का स्क्वायर 25। अब ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर इस साइड में स्क्वायर दे रखा है, जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से कूद के जब यहाँ आएगा तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट 25, और 25 का अंडर रूट 25 का जब हम वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर, दूरी हमेशा पॉजिटिव में होगी, इसलिए हम पॉजिटिव में लिया, ठीक है। तो ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। बस ये काम करना हो पाइथागोरस से हमें। पाइथागोरस बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दिया था, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दी थी ये प्रमेय, ठीक। उन्होंने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, बस ऐसे करना होगा, इससे हमें ऐसे करना होगा हमें इसका यूज, ठीक है। चमक लग रही है यार इस लाइट के आंखों में, ठीक है। ऐसे इसका यूज होगा पाइथागोरस से, ठीक। इसे समझ लियो, अच्छे से नोट कर लियो। अब क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को
किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का रेस्ट ले लो, मैं भी पानी पी लूं। चलो भाई, इसने कहा है कि अंडर रूट 5 का संख्या रेखा पर निरूपण करना। ठीक, संख्या रेखा पर देखो भाई, तुम्हारे पेपर में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 ज्यादा लेंथी हो जाए, ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम अंडर रूट 5 कर लेंगे ना, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, मतलब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 इसी क्वेश्चन के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट 5 करा रहा हूं, अंडर रूट 2 और 3 इसी के अंदर हो जाएंगे, जो हमारे किताब के क्वेश्चन है। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण 3, 4, अंडर रूट 2 और 3 है। तो मैं अंडर रूट 5 करा रहा हूँ, कराऊंगा तो वे भी, ठीक है, तो वे इसी के अंदर हमारे हो जाएंगे। और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारा पेपर में आता है कि संख्या रेखा होगी, संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर ये हमारी क्या होगी, ऐसे ऐसे संख्या रेखा होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे संख्या रेखा होगी। और इसका हमें क्या करना, ये संख्या रेखा होगी, इसका हमें क्या करना, अंडर रूट 5 को दिखाना कि अंडर रूट 5 कहाँ है संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 कहाँ है। अब हमने बताया था कि जो संख्या रेखा होती है, या एक रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या के रूप में हो, इस पर कैसे हो भाई, इस पर कैसे हो कि इस पर ये होगा 0, ऐसे, ये होगा 1 एकक सेंटीमीटर की दूरी पर, ये होगा 2, ठीक, ये होगा 3 और ये होगा 4, और ऐसे अनंत तक यह संख्या रेखा चलती रहती है, इस साइड में भी और इस साइड में। ये क्या होगा हमारा -1, ये होगा -2 और ये होगा -3 और ये -4, ऐसे संख्या रेखा चलती रहती है। तो जो ये दिखाई दे रही है तो हमारी परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। तुमने देख लिया कि हम परिमेय, जो ये है संख्या रेखा पर, ये 1, 2, 3, 4, ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को तो हमने एकदम दिखा दिया कि 1, 2, 3, 4 रूट की होगी, लेकिन जो रूट वाली संख्या होगी उसे हम कैसे निरूपित करके दिखाएंगे, उसे हम कैसे निरूपित निरूपित करके दिखाएंगे, तो उसका तरीका, मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको निरूपित करना है। तो देखिए थोड़ा लेंथी होगा ये, इतना भी लेंथी नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो, मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहियो। सिर्फ पाइथागोरस का यूज होगा इसमें और कुछ नहीं होगा। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो ये होगा, इसे मान लिया हमने ओ, जो 0 थी इसे ओ बोल दिया, ठीक, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, यानी कि 1 ए हो गया। ठीक, ठीक है, अब हमने क्या किया, ये बेस हो गया, ठीक, और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दो, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का 1 सेंटीमीटर का लंब डालना, ठीक, और इसे इससे मिला दिया, ये बन गया हमारा त्रिभुज। ये क्या बन गया, हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक, तो ये हो गया ओ ए, इसका नाम रख दिया हमने बी, इसका नाम क्या रख दिया हमने, बी, ये हो गया हमारा बी। अब ये भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और ये भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, हमें
ओ ए का पता है और ए बी का पता है, मतलब ए बी का भी पता है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि ओ ए बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है, ए बी भी बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज है ये, जो हमारा त्रिभुज है ये, एक मिनट, क्या आवाज आ रही थी बाहर से, खट 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 की आवाज आ रही थी, इसलिए जाना पड़ गया था। पता नहीं क्या, गांव में बस यार शोर शराबा ज्यादा है। ठीक है, देखो ये हो गया 1 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है हमारी, वो लिख के दिखाता हूं मैं यहाँ पर। वो होगा भाई कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। भाई लेक्चर अगर लंबा हो जाए ना, तो कोशिश करिए उसे देखने की, ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि 1 घंटे का हो गया लेक्चर। देखो तो यार कितना प्यार से, कितना आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। ऐसे तो कोई बताता भी नहीं है, पूरे यूट्यूब पे नहीं बताने का तुम्हें, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या होगा हमारा, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमारा इसमें आधार कितना है, आधार है इसमें ए, ओ ए, इसका वर्ग कर दो। ठीक, वर्ग यानी के स्क्वायर कर दो। आधार कितना है ओ, नहीं यार मैंने गलती कर दी, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा ओ बी, कर्ण है हमारा ओ बी, इसका वर्ग बराबर आधार कितना है ओ ए, इसका वर्ग। ठीक, प्लस लंब कितना है, लंब कितना है भाई ए बी, ए बी बोल दो या बी ए बोल दो, इसका वर्ग। ठीक है, ये ज्योमेट्री में तुम पढ़ोगे, लेकिन मैं ये इस चैप्टर में दे रखा है तो इसमें करा रहा हूँ, कोई भी नहीं कराने का तुम्हें, इतने आराम आराम से, इतने प्यार प्यार से। अब क्या करना है, तुम्हें इसकी वैल्यू पुट करनी है, ओबी की वैल्यू कितनी है, ओबी की वैल्यू कुछ नहीं है, ये तो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें अंडर रूट 5 दिखाना है। इसका कितना है, एक, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस ये भी एक है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ साइड में, इसी स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, इसी स्लाइड पे। ठीक है, तो ओबी का वर्ग कितना होगा, ओबी, ओबी का वर्ग, इसे यहाँ पे दिखा दूं क्या, ओ बी, इसे यहाँ दिखाता नहीं कभी, फिर तुम्हें दिखते ना है। ओ बी, ओ बी का वर्ग, ओ है, ओ बी का वर्ग कितना होगा, ये 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 2। इसे, ये जो हमारा रूट है स्क्वायर दे रखा है, इसे जब इधर फेंकोगे, बराबर से इधर जाते ही ये क्या बन जाएगा, बराबर से इधर जाते ही ओ बी बराबर √2 हो जाएगा, √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, √2। तो हमने √2 निकाल दिया। अगर तुम्हारे पेपर में ये √5 ना होता, √2 होता, ये जो इसकी वैल्यू आ गई ना, ये जो इसकी वैल्यू आई है, ये √2 आई है, √2। ठीक, ये √2 हो गया। अगर ये पेपर में क्वेश्चन उदाहरण 2 है ना, ये √2 हो गया। अगर तुम्हारे पेपर में आ रहा है √2, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, लेकिन लेकिन हमें क्या करना है, √5 मेरे भाई, हमें क्या निकालना है, √5। तो √5 कैसे निकाल लेंगे, देखो इसी स्लाइड पे बता दूंगा। थोड़ा छोटा कर लूँ इसे, कोई दिक्कत ना हो, अगर तुम्हें थोड़ा छोटा कर लूँ, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो। चलो छोटा नहीं करते, फिर ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक, अब √2 हो गया, लेकिन हमें √5 निकालना है, तो फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर से देखो, हम फिर से एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया
ये इसे इसे क्या मानेंगे हम, इसे हम मानेंगे आधार, ऐसे इसे मानेंगे आधार, ठीक है। इसी के ऊपर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग कलर से, वरना ये ओ भी होगा, ये आधार होगा। और इसे 90 डिग्री का ले गए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। स्केल से तुम जब तुम लोगे ना इसके ऊपर रख के, तो 90 डिग्री का एंगल ये हमारा पूरा पूरा आएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, 1 सेंटीमीटर का ही लेना है। और इसे इससे यहाँ मिला देना है तुम्हें, ठीक है, इससे यहाँ मिला देना है। ये √2 है, ये जो वैल्यू आई है नीचे √2 आ गई, √2। और ये कितना आ गया, ये हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। यानी एक इकाई जो इस स्केल में तुम्हारी होती है ना, स्केल में 1 इंच होता है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उतना ही लेना है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक। 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है ये, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा ये, 1 सेंटीमीटर ही होता है ना स्केल में, 1 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर, 1 इंच तो बहुत लंबा होता है, 1 1 सेंटीमीटर होगा उसमें, ठीक है। एक इकाई ले लियो भाई अपनी, मतलब 1 इंच ले लियो, कितना भी ले लियो, 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, कोई वो नहीं है कि एक लेना है, मतलब सेम सिंपल सेम लेना है, सेम सैंपल लेना है। एक यहाँ लिया तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका नाम धर दो सी, इसका नाम रख दो सी, इसका नाम रख दिया हमने सी। तो अब इस त्रिभुज में आ जाओ, जो नया त्रिभुज बनाए। अब जो नया त्रिभुज बनाए इसमें देखो त्रिभुज क्या बन गया, त्रिभुज त्रिभुज क्या बन गया, ओ बी सी। त्रिभुज ओबीसी कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज है ओबीसी, ठीक है। ओबीसी त्रिभुज बन गए, ओबीसी त्रिभुज। इसमें ये यहाँ 90 डिग्री का हमने तुमने बताया था, ये लंब है, तो ये सामने की भुजा होगी, ये कर्ण होगी। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण होगा। इसके सामने की भुजा कर्ण बताई थी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो त्रिभुज ओबीसी में क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी हमारी, यही होगी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग हो जाएगा इसमें, बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, लंब का वर्ग। कर्ण कितना होगा इसमें, कर्ण ओ सी का वर्ग। आधार कितना होगा इसमें, ओ बी का वर्ग प्लस लंब कितना होगा इसमें, बी सी इसका वर्ग। ये कितना होगा, ओ सी इसका वर्ग। ये कितना है, √2 इसका वर्ग प्लस ये कितना है, देख लो एक बार, ये 100 भी हो रहा है तुम, हाँ 100 हो रहा है, बहुत बच रहा है। और बीसी कितना होगा, बीसी की वैल्यू है 1 इसका वर्ग, ठीक। तो ओ सी का वर्ग कितना होगा, ओ सी का वर्ग √2, √2 क्या होगा भाई, देखो अगर हम किसी भी संख्या का, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ साइड में, अगर हम किसी भी संख्या के रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, या रूट में इसका स्क्वायर दे रखा है, अगर हम कोई भी संख्या होगी हमारे पास रूट में, ऐसे √2 हो गया और √2 हो गया, तो जिस संख्या के ऊपर √2 हो ना, और उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो रूट से रूट हट जाता है और केवल संख्या रह जाती है, वही, ठीक। ये किसी भी संख्या के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी भी संख्या के लिए हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर √3 है, √3 का स्क्वायर दे रखा है, तो केवल 3 रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, ये समझ में आया। ये ऊपर ला मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ऊपर का ये मिटा रहा हूँ, इसे नोट कर लियो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। इन्हें दोनों को जब सम करेंगे, इन्हें दोनों को जब सम करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ओ सी इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ओ सी का स्क्वायर, ओ सी मैंने बताया था जब
बताया था स्क्वायर है, इसे बराबर से इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, √3। ये √3 हो जाएगा। प्लस की संख्या होगी हमेशा, क्योंकि दूरी को हम प्लस में मापते हैं, किसी भी भुजा की जो वो होगी इसे प्लस में मापते हैं। ये हो जाएगा √3। उदाहरण 4, √3 यहाँ तक करना है अगर √3 पूछे। उदाहरण 4 √3 पूछे अगर, ये हो गया √3। उदाहरण 4 अगर पूछे तो ये हो गया हमारा √3। समझा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है √5। हमें क्या करना है, √5। तो फिर इसके ऊपर ऐसे ही एक त्रिभुज बनाओ और बस फाइनल फाइनल हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो करें कैसे करेंगे। इसे इसे बेस मान लेते हैं हम। इसे क्या मान लेंगे हम, ये हमारा आधार हो गया। ऐसे ही ओसी, ओसी क्या हो गया हमारा, आधार। ये हो गया हमारा आधार। ऐसे ही रंग बिरंगा दिखाई पड़ा करके इसके ऊपर रख दिया है ऐसे। ठीक। फिर इस पे 90 डिग्री का जब हम एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे होगा। ठीक। थोड़ा सा और आगे होगा। ठीक। और जब हम इसे यहाँ मिलाएंगे ये हो जाए। इसका नाम रख दो डी। इसका नाम रख दो डी। ये भी 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई होगा, जितना 1 सेंटीमीटर लेना हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, एक जितना भी एक एक लेना है, 1 यूनिट लेनी है बस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। और इसके सामने की भुजा या क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है। अब हमें ये निकालना है डी ओ। डी ओ कितना हो जाएगा, √5 होगा। अब देखो कैसे इसको निकाल लेंगे, कैसे इसको निकाल लेंगे हम, कैसे। क्या हो गया, देखो साइड में आ जाएगा इसमें। देखो कोशिश करते हैं साइड में इसे यहीं एडजस्ट करने की। ठीक है, अगर नहीं होगा तो देखेंगे। चलो देखो, देखो इसमें ले लेते हैं हम, इसमें ले लेते हैं हम त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ले लिया हमने ओ सी डी। ओ सी डी कौन सा त्रिभुज है, तो मैं दिखा देता हूँ। ओ सी डी त्रिभुज ये है, ये वाला ऊपर जो नया बनाया है ओ सी डी, ये वाला त्रिभुज है ओ सी डी। ठीक है, तो ओ सी डी त्रिभुज ये हो गया। त्रिभुज ओ सी डी में चले गए हम। त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें पेपर में पूरी लिखनी है। ठीक है, पूरी लिखनी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सेम पाइथागोरस प्रमेय लिखनी है। कर्ण का वर्ग सेम लिखनी है बिल्कुल। इसमें लिखनी है कर्ण का वर्ग, अब तो याद होगी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस यहाँ पर लंब का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब कर्ण कितना होगा इसमें, कर्ण कर्ण है इसमें ओ डी। ओ डी का वर्ग बराबर आधार कितना है इसमें, ओ सी। ओ सी का वर्ग। ठीक। और लंब तुम्हें पता ही है, जो ये है ना इसके सामने की भुजा लंब, प्लस ये होगा सी डी, इसका वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग। ठीक हो गया। अब ओडी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओडी की वैल्यू, ओडी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, √3। √3 आगे, इस पे आगे जाना ही पड़ेगा भाई। √3 हो गया, √3 प्लस ये कितना है, 1 का स्क्वायर। अब ले लो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, अब ले लो नेक्स्ट स्लाइड। तो ओडी, ओडी का वर्ग कितना आया,
ओडी का वर्ग आ गया हमारा √3। मैंने बताया था अगर 3 है, 3 का कोई भी स्क्वायर हो तो केवल क्या बनता है, केवल 3। तो 3 और इसका कर रहा था हमने 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा ओडी। ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। तो ओडी, ओडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, केवल ओडी कितना हो जाएगा ये 4 √4। ठीक, ये हो गया √4। √4 यानी कि इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। √4, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 भी लिख सकते हैं। तो ओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 इकाई। ठीक है, ये हो गई हमारी 2। ठीक है, ये हो गई हमारी 2, ये हो गई हमारी 2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, √5, √5 दिखाना है। इसे √4 ही दिखा देते हैं हम, √4, क्योंकि हम रूट में ही बात कर रहे हैं ना, हम रूट में ही बात कर रहे हैं। इसे हम इसका हम वर्गमूल करके लिखते √4। ये हो गया √4। ठीक है भाई, ये हर बार नीचे मांगेगा क्या। ठीक, ये हो गया √4 हमारा, ये हो गया √4। अब हमें √5 बनाना है। √4 तक तो हम पहुंच गए। √4 एक त्रिभुज और बनेगा इसके ऊपर ऐसे ही। तुम बोल लगे क्या यार, क्या खेल करते हो भाई, खेल ही करना पड़ेगा। ओस यहाँ एक ऐसे ही बेस बना के दिखाया मैंने, इसी के ऊपर दिखा दिया तुम्हें। जो अलग अलग त्रिभुज दिखे वो मैं इसलिए कर, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लिया है, ठीक है, और यहाँ से इसे मिला दिया। ये बात कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यहाँ से इसे मिला दिया, ठीक। ये हो गया ABCD, ये हो गया E, ये 1 सेंटीमीटर। और त्रिभुज हो गया हमारा ODE या OED, ODE या OED, ये 1 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। और ये हमारा लंब 1 सेंटीमीटर लंबी है हमेशा। और ये हमारा बचा हुआ आधा। ठीक है, तो चलो लिख लो इसे, इसे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दो इसे। ये हो जाएगा त्रिभुज ODE में, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, क्या होगी हमारी, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है। कर्ण हमारा है OE, कर्ण है हमारा OE बराबर आधार कितना है हमारा OD, इसका वर्ग। और लंब कितना है DE। दिखा देता हूँ दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार, देखो देखो, हर बार ऊपर करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बीमारी ये होगी। ठीक, चलो इसे तुम्हें कर दूंगा नेट टेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ये रहा D, ये रहा O, और ये रहा E। तो ये हो गया हमारा कर्ण, ये आधार, और ये लंब। ठीक है, पता लग गया ना। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट करो और लिखो और खत्म करो जल्दी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मान कर्ण का, इसका मान कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर OE। ये √4 है, √4, ये √4 है, √4, √4 इसका स्क्वायर, ये होगा OE, इसका स्क्वायर बराबर ये रूट। हमने बताया था किसी भी संख्या का रूट करोगे तो सिंपल वही संख्या है, कितना आएगा 4 + 1,
तो ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर 5। तो ओ ई इसे इधर फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √5। और ये √5 ही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। ये यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन हमें कहाँ दिखाना है ये, लेकिन हमें कहाँ दिखाना है ये, ओ ई की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें ये यहाँ पर त्रिभुज में इसमें करके दिखाना है। कहाँ करके दिखाना है ये, इसमें यहाँ पे ये आ गया √5। ये तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे था कंप्लीट। ठीक है, ये लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया है। क्वेश्चन दो और मतलब उदाहरण दो और उदाहरण तीन तो तुम्हारे हो नहीं पाने के, मुझे ऐसा लग रहा, होने को तो हो जाएंगे लेकिन मैं भी बहुत थक गया और ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया और तुम्हें भी रोकना बहुत भारी हो गया होगा। एक घंटे की वीडियो हो गई है, एक क्वेश्चन नहीं, 1 घंटे की वीडियो हो गई है। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन उदाहरण 2 और 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करें। पेपर में ऐसे ही करना है, ये नहीं समझ आया तो अच्छे से समझो एक बार और देखो वीडियो को। मिलते हैं लेक्चर 5 में और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू। और थैंक्स एकेडमी में आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, ये थैंक्स एकेडमी हमारी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।